तो आइए शुरू करते हैं आरसी एकेडमी कोचिंग का ये प्रैक्टिस सेट 9 जो नए सिलेबस पर आधारित है और उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, खास करके अभी हमारे सामने पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसको टारगेट करेंगे, लेक्चरर का पेपर है और समूह गौ के जितने भी पेपर, कनिष्ठ सहायक हो गया आपका या फिर पटवारी का पेपर हो गया या फिर आने वाली वैकेंसी है ये सारी के सारी, या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो गया, सबके लिए जो उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलो, जिन्होंने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आरसी एकेडमी के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो। ये 9वां प्रैक्टिस सेट है और सारे के सारे नए सिलेबस पर आधारित है। तो चलो आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध किसका है। तो भाई आप लोग ध्यान देना, प्रश्न यही नहीं बनता, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध तो आपका किसका है, महादेवी वर्मा का है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे क्या प्रश्न बनते हैं कि जैसा आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि जो श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है ये क्या कहते हैं, कब ये इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। और दूसरी बात की श्रृंखला की कड़ियाँ जो क्या कहते हैं निबंध है, ये महादेवी वर्मा ने किस पर लिखा है। तो आपको याद रखना ये जो निबंध है ये भारतीय नारी की जो दशा है, भारतीय नारी की दशा के ऊपर जो इस निबंध को लिखा गया है। तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दशा भी पूछ सकता है पेपर में और ये भी पूछ सकता है कि इसका जो है प्रकाशन कब हुआ था और किसकी है निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। सगुण भक्ति धारा, देखो भाई सगुण भक्ति धारा क्या था, देखो सगुण भक्ति धारा क्या थे, जो क्या कहते हैं एक मतलब जो हमारे देवी जो हमारे क्या होता है ईश्वर होता है, तो ईश्वर का क्या है आकार है ना, जो ईश्वर का जो आकार है, आकार रूपी ईश्वर को मानते थे, आकार रूपी। और मतलब जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा कवि ये निराकार ईश्वर को मानते थे। किसको, निराकार, मतलब उनका कहना था कि निराकार ईश्वर का मतलब है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। अब आप लोग देखो राम भगवान का आकार है ना, श्री कृष्ण भगवान का एक आकार है जिनकी छवि बनती है हमारे दिमाग में। तो जैसे आपके क्या कहते हैं सूरदास है ना, आपके तुलसीदास है ना, रस खान है, मीराबाई है, तो ये सारे के सारे सगुण भक्ति धारा के कवि है। लेकिन आप जैसे संत कबीर को देखोगे, रैदास को देखोगे, ये सारे के सारे क्या निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। तो यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा एक सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। तो जो संत कबीर है वो सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं है, बल्कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, बाकी सब सगुण भक्ति धारा के कवि है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाली भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। देखो गढ़वाली भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान करना हमें यहाँ पे। गौली, गौली का अर्थ होता है गढ़वाली भाषा में गलना, तो पहले का दूसरा। वौलिया का मतलब होता है गढ़वाली भाषा में पागल होना। नखरू का अर्थ होता है बुरा लगना, नखरू का मतलब क्या होता है बुरा लगना। और नायर का मतलब होता है हवा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर कि पहले का है दूसरा, दूसरे का है पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली गढ़वाली के अंतर्गत आती है। गढ़वाली के अंतर्गत देखो भाई, मंझ कुमैया गढ़वाली के अंतर्गत आती है, श्रीनगरिया भी गढ़वाली के अंतर्गत आती है, लोबिया भी गढ़वाली के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, सभी जो है गढ़वाली के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो जरा क्या कह रहा है। रंचक रंजक शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो भाई जो रंचक होता है, रंचक का मतलब होता है आप बोल सकते हो कम या थोड़ा। रंचक का मतलब क्या होता है, कम या थोड़ा। जबकि रंजक का मतलब होता है एक हिसाब से कलर करना, और कलर किससे होता है, मेहंदी से, मेहंदी है ना। तो आपका जो क्या हो जाएगा, थोड़ा मेहंदी, थोड़ा और मेहंदी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रंचक रंजक शब्द युग्मक का अर्थ बताना है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्थक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो भाई पार्थक्य का संधि विच्छेद क्या होता है, देखो क्या होता है, पृथक, पृथक प्लस यो जो इसका संधि विच्छेद होगा। तो पृथक प्लस यो, पृथक प्लस यो यानी कि बी इसका जो है सही आंसर होगा यहाँ पे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखो भाई कौन सा कथन सही है, सही कथन पहचानना हमने। चौपती गीत, ये देखो संयोग, संयोग श्रृंगार होगा भाई, थोड़ा सा मिस्टेक भी हो रखा है, संयोग श्रृंगार
प्रधान गीत है ना। कैसा है? संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है। चौपती गीत समूह में गाया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। चौपती गीत ये रवाई होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखा है कुछ, तो रवाई आप रखना। रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। तो तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है उसमें, है ना। कुमाऊनी भाषा में ठुल बाजू का अर्थ क्या होता है भाई? देखो कुमाऊनी भाषा में ठुल बाजू का अर्थ क्या होता है? कुमाऊनी भाषा में जो ठुल बाजू है इसका मतलब होता है ताऊ, है ना, जिसको हम ताऊ जी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कुमाऊनी भाषा में ठुल बाजू बोलते हैं, ठीक है। गढ़वाली वाक्य आवा डाली का छैल बैठला का अर्थ है। देखो भाई, आवा का मतलब क्या होता है? आना, आना या आओ, आओ भी बोल सकते हो। डाली का मतलब यहाँ पे जो है पेड़ से, डाली का मतलब क्या है? पेड़ है। और छैल मतलब यहाँ पे छाया, छैल का मतलब है छाया, और छाया का बाद बैठला है, बैठला का मतलब है बैठना, है ना। तो मतलब आओ या आना, पेड़ छाया में बैठना, मतलब आओ पेड़ की छाया में बैठो। तो क्या है? आओ पेड़ की छिलके निकाले, आओ पेड़ की छाया में बैठे। तो इसका सी सही आंसर होगा कि आओ पेड़ की छाया में बैठे, है ना, ये आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी करनी बेतरणी तारणी, मतलब जो अपनी करनी होती है वही पार लगती है। आप ये भी बोल सकते हो कि बुरे इंसान के कर्मों का ये नहीं है, अपने अच्छे कर्म ही साथ देते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषण की उत्तम अवस्था है? विशेषण की उत्तम अवस्था, देखो विशेषण की जो है तीन अवस्थाएं होती है। मैं आपको बता दूं विशेषण की तीन अवस्था कौन कौन सी होती है। विशेषण की एक होती है मूल अवस्था, एक होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है विशेषण की उत्तमावस्था, है ना। उत्तरावस्था मूल अवस्था होती है जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती है, उसे कहते हैं मूल अवस्था। उत्तरावस्था होती है जहां पे एक संज्ञा सर्वनाम की किसी एक अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है, उसे कहते हैं उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था होती है जहां पे एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य सभी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है, उसे कहते हैं उत्तमावस्था। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा हमारा लघु है, तो लघु केवल किसी से तुलना नहीं कर, हम बोले राम लघु है तो किसी से तुलना नहीं हो रही है ना। लघुतर का मतलब होता है कि लघुतर का मतलब किसी एक से तुलना कर रहा है, एक से तुलना कर रहा है मतलब यहाँ पे उत्तरावस्था है ना। लेकिन लघुतम की बात करेगा तो बहुत सारे लोगों से तुलना करने की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये लघुतम क्या हो जाएगी? उत्तमावस्था हो जाएगी, है ना। जैसे मतलब क्या होता है कि जो उत्तरावस्था, इसके लास्ट में कोई प्रत्यय और उपसर्ग नहीं जुड़ता, लेकिन उत्तरावस्था के लास्ट में जो है तर प्रत्यय जोड़ा जाता है, और उत्तमावस्था के लास्ट में तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो इसके लास्ट में देखो तम प्रत्यय आया, तो इसीलिए यही उत्तमावस्था हो जाएगी, है ना। ये तर प्रत्यय यहाँ पे लगाओ तो ये उत्तरावस्था, ये उत्तमावस्था नहीं है। और ये आपकी लघु है तो इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये आपकी कौन सी अवस्था हो जाएगी? मूल अवस्था हो जाएगी। चलो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? देखो भाई, हिंदी वर्णमाला का जो च वर्ग होता है, जैसे च, छ, ज, झ और यो, इसमें जो है जो स्टार्ट के चार वर्ण होते हैं, इन्हीं को हिंदी वर्णमाला के स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यो इसमें नहीं आता है, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा? छ इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे वेदांत कहा जाता है? वेदांत का मतलब होता है जो वेदों के अंत में आता है। तो वेदों के अंत में, वेदों का जो सबसे अंतिम भाग होता है उसे उपनिषद कहते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है? 108 होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? उपनिषद को ही क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन का अन्य नाम क्या है? देखो उत्क्षिप्त व्यंजन को ताड़न जात कहते हैं। जैसे ताड़न जात होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक आपका जैसे हम लिखते हैं ड, तो ढ जो होता है तो इसके नीचे बिंदा लगता है, और एक होता है ड, ड के नीचे जब बिंदा लगता है तो इन्हीं को ताड़न जात कहते हैं। देखो ड पढ़ते हैं तो ड, और ढ को पढ़ते हैं ढ, लेकिन जब इसको ऐसा पता है ड ढ, तो इनमें क्या होता है? जो जीभ है वो ऊपर के भाग में एक बार फंस के फिर छूटती है, तो इसीलिए इनको ताड़न जात, मतलब जीभ का तड़ना है, ताड़न जात बना हुआ है। और उत्क्षिप्त का मतलब है कि जीभ को जो उछाल के, मतलब इन वर्णों का यूज किया था, तो इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इसको, है ना। तो ताड़न जात या उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसी को फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो ताड़न जात व्यंजन है इसको किस नाम से जाना जाता है? फेंका हुआ व्यंजन। तो फेंका हुआ व्यंजन भी इनको ही कहा जाता है। चलो अगला देखते हैं। गुच्छा में संज्ञा का प्रकार है। देखो
बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जैसा हमारे पास संज्ञा होती है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है, एक भाववाचक संज्ञा होती है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, एक समूहवाचक संज्ञा होती है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर, ये जो गुच्छा है समूहवाचक संज्ञा है, ये क्या है आपकी समूहवाचक संज्ञा। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं लगाया होगा, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि जो सब द्रव्य, अभी देखे जरा, तो पहले ये अलग अलग होते थे, लेकिन संज्ञा के अब मुख्य रूप से 3 भेद ही होते हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक संज्ञा का ही रूप माना जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुच्छा का जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन में अगर समूहवाचक होता दिया हो तो समूहवाचक उसका आंसर होता, लेकिन समूहवाचक जातिवाचक का ही क्या माना जाता है, एक रूप माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस स्वर की खोज सबसे अंत में हुई है? देखो अगर हम सारे वर्णमाला की बात करें ना, तो वर्णमाला में जो सबसे अंत में खोज हुई है वो इसकी खोज हुई है, आह की खोज है ना। आह की खोज जो है वर्णमाला के वर्णों में आह की खोज सबसे अंत में होती है। लेकिन अगर स्वरों में देखें तो स्वरों में जो री है इसकी खोज सबसे अंत में होती है, तो री इसका सही आंसर होगा। सुंदर घोड़ा तेज दौड़ता वाक्य में विशेषक पहचानिए। देखो भाई अगर हम देखें तो दौड़ता है, ये क्या है वाक्य में क्रिया, दौड़ना क्या हुआ वाक्य में क्रिया। लेकिन तेज दौड़ता है ये क्या कहता है आपका, जैसे हमारा क्या होता है क्रिया का विधेयक हम जिसको बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको तेज दौड़ना, मतलब क्रिया का ही एक पार्ट हुआ। घोड़ा इसमें क्या है, संज्ञा है, घोड़ा इसमें संज्ञा है, और संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं, है ना। यानी कि जिन शब्दों की क्या है विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। और इसकी जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है, घोड़े की विशेषता बता रहा है सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया आपके पास, विशेषण, जिसको कहेंगे विशेषण। और भाई जो ध्यान रखना, जो विशेषण होता है ना, विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। किसे कहते हैं, विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। तो इसका मतलब सुंदर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगला, इनमें से किसी वाक्य में किस होगा, यहाँ पर इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखो संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जो संबंध भी बताए और प्रश्न का बोध भी कराए उसे संबंधवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर यहाँ पर देखना आप लोग कि जैसे सी है, जैसे यहाँ पे आप कैसे लिखते हो, तो आप कैसे लिखते हो, तो कैसे मतलब किस प्रकार से लिखते हो, तो यहाँ पे संबंध तो नहीं बता रहा लेकिन प्रश्न पूछ रहा है। हम कब, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, कोई संबंध नहीं बता रहा, बस जाने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है। एक तो ये पूछ रहा है कि ये पुस्तक है किसकी, प्रश्न पूछ रहा है। बाकी ये पूछ रहा है कि जो पुस्तक है उससे संबंध किसका है, तो ये संबंध भी आ गया। तो इसका मतलब संबंधवाचक प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होगा वो क्या किस में होगा आपका, यह पुस्तक किसकी है, तो किसकी, ये शब्द आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। इनमें से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो उपसर्ग होते हैं ना, क्या होते हैं, जिस शब्द के साथ लगा होता है उसी भाषा का जो उपसर्ग भी होता है। कुल मिला के जिस भाषा का कोई शब्द या उपसर्ग होता है, जिस भाषा का कोई शब्द होता है उस पर लगने वाला उपसर्ग भी उसी भाषा का होता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि उपसर्ग जिस भाषा का होता है उस उपसर्ग का यूज जिस शब्द के साथ होता है वो शब्द भी उसी भाषा का होता है ना। तो आपको ध्यान रखना, जो अन्न है, जैसे अन्न जान है ना, अन्न विज्ञ, तो ये शब्द जो है आपके संस्कृत के नहीं है। तो ये जो है आपका अन्न जो है क्या है, संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। बाकी सारे के सारे जो है अब संस्कृत के ही क्या है, उपसर्ग है। शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है। देखो इसका ध्यान रखना, ये भगत पीपा एक राजस्थान के एक राजा हुआ करते थे, बहुत जबरदस्त राजा हुआ करते थे, और ये भगत पीपा जो है लिखते भी थे। तो इन्होंने जो शराब और गुटखा के ऊपर जो एक रहस्यवादी हस्तलिपि लिखी है, तो ये भगत पीपा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है। देखो बायां इधर से होता है ना, बायां कहां से होता है, इधर से। तो रितेश जो है इधर से बाएं छोर से, इसका स्थान रितेश का क्या है, 12वां है। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है। सुधीर दाएं, दायां इधर से होगा। सुधीर जो दाएं छोर से कौन सा है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, ये 22वां है। रितेश से
दाएं का चौथा है, मतलब रितेश से दाएं से चौथा। रितेश यहाँ पे है, अगर रितेश यहाँ पे तो इसका दायां इधर हो जाएगा, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, तो रितेश यहाँ पे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये यहाँ पे है, मतलब रितेश से जो सुधीर है वो दाएं क्या है, चौथा है। तो ये हो गया आपका। तो इनके बीच में कुल 3 लोग हैं या फिर ये चौथे नंबर पे है। तो आप यहाँ पे देखना, तो 12 ये हो जाएगा 12, ये नंबर हो जाएगा 13, ये नंबर हो जाएगा 14, ये नंबर हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, यानी कि कुल मिला के इधर से तो ये वाला स्थान 16वां, और इधर से ये वाला, इधर से तो ये वाला स्थान 22वां, और इधर से ये स्थान 16। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 22 और 16 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 38। लेकिन 38 में से एक माइनस करेंगे तो 37 आंसर हो जाएगा। एक इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये वाला जो नंबर है 2-2 बार काउंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37, यानी कि सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा निश्चित रूप से सही है, कौन सा निश्चित रूप से सही है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखना 2021 में थुल्मा को जीआई टैग मिला है, तो बिल्कुल एकदम सही है। थुल्मा पारंपरिक कंबल है जिसे थारू समुदाय की महिलाओं बुनकरों द्वारा हाथ से बुनाया था। देखो भाई, पहली बात कि ये थुल्मा जो पारंपरिक कंबल है ये बिल्कुल सही है, और थुल्मा जो है महिलाओं बुनकरों द्वारा हाथ से बुना जाता है। लेकिन ये जो थारू का नहीं, बल्कि क्या किसके द्वारा है, भोटिया जनजाति वालों के द्वारा जो इसे बुना जाता है। तो ये यहाँ पे गलत हो गया दूसरा वाला, तो पहले वाला सही है, तो केवल पहला सही हो जाएगा, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्न युग्म के सदृश्य संबंध को नहीं दर्शाता है। देखो भाई, मनोविज्ञान मन से संबंधित है, सही है। शरीर रचना विज्ञान शरीर से संबंधित है। दर्शन विज्ञान, यहाँ भाषा लिखा है, दर्शन विज्ञान भाषा से संबंधित नहीं है। मतलब एक हिसाब से मतलब जो वास्तविकता है उससे संबंधित है दर्शन विज्ञान, वास्तविकता से, भाषा से नहीं है। तो ये सी वाला ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि एक यहाँ पे जो है हमारे पास और भी दिया था पुरातत्व विज्ञान, तो पूरा अवशेष है, ये भी सही है ना। तो यही आपका गलत हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा का छोटा भाई सोहन है। देखो भाई, सीमा का छोटा भाई सोहन है, तो आप लोग देखो जो सीमा है, सीमा का छोटा भाई है सोहन, जो सीता से आयु में बड़ा है। जो सोहन है, जो सोहन है, सोहन क्या है, सीमा का छोटा भाई सोहन है और सीता से आयु में बड़ा है। तो ये सीता से क्या है, आयु में बड़ा है। तो हमने बताया सीमा से छोटा सोहन है, सोहन से छोटी कौन है, सीता है। आगे कह रहा, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। भाई देखो, जो श्वेता है, श्वेता दीप्ति से क्या है, छोटी। श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है। जो श्वेता है दीप्ति से छोटी है, तो और श्वेता दीप्ति से छोटी किंतु सीमा से बड़ी है। जो सीमा है उससे बड़ी है श्वेता, और दीप्ति से छोटी है। तो आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो दीप्ति इसका सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सी आंसर सही है। चलो, दीप्ति हो जाएगा इसका आंसर, है ना। यहाँ पे भी सी लिखा है, यहाँ भी सही, लेकिन दीप्ति ही सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही है। देखिए भाई, कौन सा कथन सही है। पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए चमोली चकोरी धनारी गांव बिजली संयंत्र बनाया गया है। चमोली के चकोरी धनारी गांव, तो चमोली का नहीं है भाई, चकोरी धनारी गांव जो है उत्तर काशी का है। ये उत्तर काशी में है चमोरी धनारी गांव, जहां पे क्या है, पिरूल से बिजली का उत्पादन किया जाने का के लिए संयंत्र लगाया गया है। तो पहले वाला तो चमोली लिख दिया उसने, इस वजह से गलत हो गया। दूसरा, पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए चकोरी धनारी गांव बिजली संयंत्र 250 किलोवाट क्षमता का। 250 किलोवाट क्षमता का नहीं है, बल्कि ये 25 किलोवाट क्षमता का है। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है यहाँ पे 8 मई 2024 को पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हुई है। इसकी शुरुआत उत्तरकाशी जिले से नहीं हुई है, बल्कि कहाँ से हुई है, रुद्रप्रयाग जिले से हुई है। ये प्रश्न आएंगे पेपर में और अलग अलग भी बन सकता है, ठीक है। तो तीनों के तीनों इसमें गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी गलत है, डी आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में नक्षत्र सभा से संबंधित कौन सा कथन सही है। नक्षत्र सभा से कौन सा कथन सही है, तो चलो देखते हैं जरा नक्षत्र सभा के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। नक्षत्र सभा का आयोजन 1 जून से 3 जून के मध्य कोटद्वार के जॉर्ज एवरेस्ट में किया जाएगा। तो जॉर्ज एवरेस्ट है, कोटद्वार में नहीं है, कहाँ पे है, मसूरी में है, ठीक है ना। तो इसका ये पहला वाला गलत हो गया।
दूसरा कह रहा उत्तराखंड के नक्षत्र सभा हेतु खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स के साथ जो है साझेदारी की है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, नक्षत्र सभा का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिए एक साथ लाना है। देखो ये ब्रह्मांड के रात के समय जो दिखाई देता है खगोल नक्षत्र, उसको ही कहते हैं। तो इसमें जो है सभी लोगों को एक साथ लाना है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, तो ये भी सही है आपका। तो दूसरा और तीसरा सही है भाई इसका। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी में लिखा केवल दूसरा और तीसरा, पहला गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नक्षत्र सभा निम्न में से कौन एक यूरोपीय मूल का पौधा है? तो यूरोपीय मूल का पौधा कौन सा? बिच्छू घास। तो जो उत्तराखंड में पाया जाता है बिच्छू घास, वो यूरोपीय मूल का पौधा है भाई, तो इसको भी ध्यान रखना। अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलो इसको देखते हैं जरा क्या है इसमें। तो अविरल गंगा निर्मल गंगा के लिए कौन सा सही नहीं है? इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड में 16 अप्रैल 2024 को हुआ था। 16 अप्रैल 2024 को नहीं, 16 अप्रैल 2023 को इसका शुभारंभ हुआ था। तो यही आपका नहीं है, मतलब यही गलत है। बाकी देखो इस कार्यक्रम के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्य किया जा रहा है, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है, ये सही है। और एक आपका क्या लिख रहा है इसमें, इस कार्यक्रम के तहत जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन शामिल है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी नहीं है सही, पहला वाला गलत था इसमें ना। हमें पूछना था कार्यक्रम के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ 2024 में नहीं 2023 में हुआ था। तो चलो अगला क्वेश्चन देखने। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, है ना। इन्होंने बल्कि जो है एक पुस्तक आई थी इनकी कॉम्सन, याद रखना कॉम्सन पुस्तक आई थी, उसमें उन्होंने समदाब रेखा को सर्वप्रथम मानचित्र पर दर्शाया था, है ना। ये भी प्रश्न बनता है कि समदाब रेखा को मानचित्र में सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दर्शाया था। और किस पुस्तक में इसका वर्णन किया? उन्होंने कॉम्सन पुस्तक में किया है ना। ये एक ऐसी रेखा होती है समदाब रेखा जो समान स्थानों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है पृथ्वी पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित पिगमिलियन पॉइंट का नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कब किया गया था? तो भाई इसका आंसर है 1985 में। जो पूर्व इंदिरा गांधी है, देखो जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है उसका जो कुल मिला के भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है ना। जो इंदिरा पॉइंट है इसको जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ये भी पूछता है कि इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और 1985 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? इंदिरा पॉइंट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, यह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता? देखो भाई भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता मैं आपको बता दूं। ये 82.5 डिग्री ऐसे ऊपर से नीचे तक आती है देशांतर रेखा, है ना। सबसे पहले जो आता है ये यूपी से होकर जाती है। आपको पता है यूपी के जो आपका यूपी में इलाहाबाद के पास जो नैनी है वहाँ से भारत का मानक समय लिया गया था। नैनी से गुजरती है सीधे सीधे, तो नैनी से पूरब और पश्चिम के लिए बराबर दूर पड़ता है भारत के लिए, है ना। तो इसलिए ताकि टाइम में फर्क ना आ जाए। यूपी है, यूपी के बाद नीचे जो आपका मध्य प्रदेश आता है, और मध्य प्रदेश के साथ जो लगा हुआ वो क्या लगा हुआ है? छत्तीसगढ़ लगा है। छत्तीसगढ़ के बाद आपका जो है ओडिशा है, और ओडिशा के बाद आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो इन 5 राज्यों से होकर जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, और यहीं से भारत का मानक समय लिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा से भी गुजरती है, पश्चिमी बंगाल से नहीं गुजरती, झारखंड से नहीं गुजरती है ना, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा ए। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में कितने वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क और मीठा एवं सुगंधित दूध दिया जाता है? तो भाई इसमें होगा 3 से 6 वर्ष के बच्चे ही है जो है आंगनवाड़ी में जाते हैं ना। 3 से 6 वर्ष के बच्चे, ऐसे नहीं कि आप जो है 0 साल का बच्चे को जो पैदा हुआ आज उसी को दे दो 1 साल से या 2 साल से ना, नहीं 3 साल, कम से कम 3 साल का बच्चा होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से बुक्सा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? बुक्सा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है? दुगड़ा में, है ना। पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है दुगड़ा में है,
बाजपुर में है, काशीपुर में, रामपुर में, देहरादून और बिजनौर। यहाँ सभी जगह जो बुक्सा जनजाति का निवास स्थान है, तो केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही होंगे इसके, है ना। तो डी में होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरखू पंत किस चंद शासक का सेनापति था? पुरखू चंद है भाई, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना, इसको जो है कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पूछेगा, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है। दूसरी बात कि जो पुरखू चंद है इसको जो है पुरुषोत्तम भी कहा जाता है ना। और ये जो कुमाऊं का जो रॉबर्ट ब्रूस पुरखू पंत को कहा जाता है, ये जो है रुद्रचंद के क्या थे? सेनापति थे। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। तो ये भी ध्यान रखना, इसको रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। कड़ाई उत्सव का आयोजन किस धाम में किया जाता है? तो कड़ाई उत्सव का आयोजन किस धाम में किया जाता है? तो बद्रीनाथ धाम में। देखो क्या होता है, बद्रीनाथ धाम में जो माता लक्ष्मी, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो उस समय जो है माता लक्ष्मी को जो है कड़ाई में भोग चढ़ाया जाता है और उसी उत्सव को कड़ाई उत्सव के रूप में जाना जाता है उत्तराखंड में, है ना। दुधौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो दुधौली का युद्ध है वो ज्ञानचंद और फतेह पति शाह के बीच जो है लड़ा गया था, है ना, के बीच हुआ था। और ये युद्ध जो है 1703 में लड़ा गया था। महत्वपूर्ण युद्ध है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? यानी कि उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है कितना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा 189 जो उत्तराखंड का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। रूपकुंड पर कब उत्तराखंड सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था? तो रूपकुंड पर जो डाक टिकट जारी किया था उत्तराखंड सरकार ने, वो 2006 में किया था भाई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 2006 में जो रूपकुंड पर उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्ट में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो भाई, ये जो शहीद दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे 5 सितंबर को क्या हुआ था? 5 सितंबर 1942 को जब जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो सल्ट क्षेत्र में बहुत बड़ी घटना हुई। इस क्षेत्र में क्या हुआ? खीमाचंद और गंगाराम, एक तो ये याद रखना आप लोग, खीमाचंद और गंगाराम, ये दोनों के दोनों क्या थे? भाई थे। 2 भाई तो ये शहीद हुए। और इनके अलावा बहादुर सिंह और चूड़ामणि, बहादुर सिंह और चूड़ामणि, ये भी क्या हुए थे? ये शहीद हुए थे। तो ये लोग इसमें शहीद हुए थे 5 सितंबर 1942 को। और तभी से प्रत्येक वर्ष यहाँ पे क्या मनाया, मतलब उसके बाद जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे क्या मनाया जाता है? क्या कहते हैं? शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सल्ट क्षेत्र में जो किन लोगों की मृत्यु हुई थी? तो 2 तो ये भाई थे, खीमाचंद और गंगाराम, और बहादुर सिंह और चूड़ामणि भी इनमें क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए थे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा लिखावट में जो मिस्टेक हो रखी है तो उसको भी ठीक करना है, ठीक है ना। इलियट ने, देखो बुक्सा हो गए, बुक्सा जनजाति को गुजरात के धार नगरी के पंवार वंश का वंशज बताया था। तो देखो ये जो बुक्सा जनजाति है उनको इलियट ने नहीं बताया था, बल्कि इनको जो किसने स्वयं जो है, जो बुक्सा लोग है ना, जो बुक्सा लोग है वो स्वयं को जो है गुजरात के धार नगरी के पंवार वंश, ये पंवार वंश होगा, पंवार वंश के वंशज मानते हैं ना। तो ये वाला गलत हो गया, इलियट ने नहीं बताया था। इलियट ने बल्कि इनको जो है बुक्सार प्रदेश का या बुक्सार क्षेत्र का जो है निवासी बताया था, जो चंपावत में पड़ता है। अगर बक्सर, ये बक्सर भी यहाँ पर क्या है? बुक्सा ही है ना। बुक्सा जनजाति, ये बुक्सा जनजाति है। बुक्सा जनजाति स्वयं को चित्तौड़ के राजपूतों के वंशज मानते हैं। ये चित्तौड़ के राजपूतों के वंशज तो माने जाते हैं, लेकिन ये खुद नहीं मानते हैं ना। खुद तो ये क्या मानते हैं? गुजरात के धार नगरी के निवास पंवारों के वंशज मानते हैं खुद को। तो ये भी क्या हो गया? उस हिसाब से गलत हो गया, है ना।
या उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बांगर तथा खादर क्षेत्र के मूल निवासी है। मैदानी और खादर, बांगर के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे बांगर और खादर क्षेत्र तो है, लेकिन यहाँ के मूल निवासी नहीं माने जाते, ये माने जाते हैं आपके तराई। वैसे तो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र के मूल निवासी हैं, लेकिन तराई के साथ साथ जो है आप भाबर भी बोल सकते हो। तराई और भाबर क्षेत्र के क्या है, ये मूल निवासी। यहाँ पे घने जंगलों को काटकर इन्होंने इस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया था जब ये आए थे। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि चित्तौड़ से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये इनको जो है मतलब चित्तौड़ में जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो उस दौरान जो है ये भागकर उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आए थे। कुछ लोग कहते हैं इनको मराठों ने जो है वहाँ से भगाया था, है ना। और क्या कहते हैं, बल्कि जबकि ये स्वयं जो अपने आप को धार नगरी गुजरात के पंवार वंश के वंशज मानते हैं। तो जहाँ से भी आए होंगे, लेकिन ये तराई और भाबर क्षेत्र में आए और यहाँ के ही मूल निवासी माने जाते हैं ये तब, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल मतलब इनमें से एक भी सही नहीं है, सारे के सारे क्या है उस हिसाब से गलत है, तो सभी गलत। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्यटक स्थल उसके जनपद के सापेक्ष सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोग देखो, रानीखेत जो है अल्मोड़ा में, तो ये थोड़ा सा डबल आ गया, तो रानीखेत अल्मोड़ा में, तो ये तो सही है। काठगोदाम उधम सिंह नगर, कौसानी बागेश्वर, मसूरी देहरादून, तो ये भी सही है, ये भी सही है। जबकि उधम सिंह नगर जो है काठगोदाम उधम सिंह नगर नहीं, नैनीताल आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उधम सिंह नगर नहीं नैनीताल आएगा, तो बी सही है। अगला क्वेश्चन है, चंद शासक के पवाड़ों में कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनियान के साथ किसके द्वंद्व युद्ध का विवरण मिलता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई, इसका आंसर है आपका भारती चंद, है ना। तो इसका 42 का आंसर क्या हो जाएगा? भारती चंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिंगाल एक प्रकार का है, तो रिंगाल एक प्रकार का क्या माना जाता है? तो रिंगाल एक प्रकार का जो है घास है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। राज्य में बनने वाले प्रमुख पकवान अरसा का मूल स्थान, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो इसको चलो इस क्वेश्चन को तो छोड़ ही दो, है ना। ये भारत के पूर्वी भारत दक्षिण भारत ऐसे आ गया आंसर, है ना। तो आप इसका आंसर जौनसार लगा सकते हो इस हिसाब से। तो इस हिसाब से तो इसका आंसर जौनसार हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड का एक ही क्षेत्र दे दिया यहाँ पे, कौन सा? जौनसार, है ना, ये वाला पकवान। अरसा तो जौनसार ही दे रखा है एक, है ना। तो जौनसार में, और वैसे जो है अगर देखा जाए तो ये जो है टिहरी गढ़वाल का जो गंगा घाटी वाला एरिया है, वहाँ पे भी अरसा जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। पर इसके हिसाब से आप जौनसार भी लगा सकते हो, जौनसार में भी अरसा बनता है। उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम कब से लागू हुआ? तो उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम जो 4 अप्रैल 2016 से लागू हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो पहाड़ी भूभाग में जो है कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है उत्तराखंड का? आपको पता है कि उत्तराखंड के केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं, उधम सिंह नगर और एक हरिद्वार, बाकी सब पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 86.07%, तो सी इसका सही आंसर है। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो आराकोट को गिलगिट ऑफ उत्तराखंड जो है कहा जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किस नदी घाटी को उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है? देखो बंगाल में जो धान और चावल की खेती जो है बहुत होती है गंगा घाटी में, मतलब बंगाल की बात करें तो ऐसे ही जो है जो कमल घाट है, इससे जो पुरोला वाला एरिया है वहाँ पे भी बहुत धान की खेती होती है, तो कमल घाट या कमल नदी को आप बोल सकते हो। ये कमल घाट जो है नौगांव ब्लॉक में जो है, नौगांव के पास जो है ये यमुना में मिल जाती है, तो यमुना की सहायक नदी है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस, देखो यहाँ पे जो है ग्रंथि नहीं होगा, ये ग्रंथ है भाई, है ना। ये क्या होगा? ग्रंथ लिखा है तो गलती से हो गया। किस ग्रंथ या पुस्तक में ये बुक्सार होगा? यहाँ पे क्या होगा? बुक्साड़ प्रदेश, बुक्साड़ प्रदेश का उल्लेख किया गया है, ये है यहाँ पे, है ना। ये प्रश्न जरा ध्यान देना, किसी ने अगर आपके पुस्तक में अगर गलत छपा हुआ है या फिर आपके जो है जो पेपर करवाए जिन बच्चों ने, तो उसको ठीक कर लेना अगर आपके इसमें गलत है। इनमें से किस ग्रंथ या पुस्तक में बुक्साड़ प्रदेश का उल्लेख किया गया है? तो आपको ध्यान रखना कि अकबरनामा, है ना, अबुल फजल द्वारा रचित जो अकबरनामा, अकबर की कहानी, उसमें जो है बुक्साड़ प्रदेश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मेले में प्राचीन काल में घोड़ों का व्यापार होता था? तो भाई आप लोग देखना कि जो ये आपका जैसे अगर हम चैती मेले की बात करें और देवी धुरा के मेले की बात करें, तो जो चैती मेला है वो कहाँ लगता है? काशीपुर में लगता है ना। उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है ये मेला,
है ना, यूएस नगर के काशीपुर में। और यहीं पे प्राचीन काल में क्या होता था, घोड़ों का व्यापार होता था, घोड़ों का व्यापार यहीं पे होता था। और अगर देवी धुरा के, बल्कि ये जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं, ये इनका ये वर्ष का पहला त्यौहार भी ये क्या कहते हैं इसको मनाते हैं। लेकिन अगर देवी धुरा मेले की बात करें तो ये बग्वाल मेला जो है, जिसमें क्या होता है कि बग्वाल रस्म है, जिसमें दो पक्षों के द्वारा जो एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाते हैं, ये रस्म है इसमें। तो घोड़ों के व्यापार का तो ये चैती मेला हो गया, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हुई घटनाओं का सही मिलान कीजिए। उत्तराखंड में हुई घटनाओं का सही मिलान करना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सही मिलान के लिए इल्बर्ट बिल का विरोध जो है कब किया गया था, तो 1883 में जो है इल्बर्ट बिल का विरोध हुआ था। और गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी। कुमाऊं यूनियन की स्थापना 1914 में हुई थी। और हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में हुई थी। भाई इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये भी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 1903 में हुई है। तो इसके हिसाब से अगर आंसर देखें तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये दांडी द्वारा रचित, दांडी होगा लिखा है इंग्लिश के हिसाब से दांडी हो जाता है, लेकिन दंडी है ऐसे, है ना। दंडी क्या है आपके पास, दंडी। दंडी एक क्या थे, कवि थे, लेखक थे। तो दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित्र, 10 कुमारों के चरित्र पर जो है ये पुस्तक रची गई है। प्राचीन भारत की सबसे मतलब महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, इस पुस्तक का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, तो याद रखना ज्वालादत्त जोशी ने इसका कुमाऊनी अनुवाद किया था। ये वही ज्वालादत्त जोशी है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, यानी कि 1886 में, है ना, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1886 में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था। उसके दूसरा अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि शामिल हुए थे ज्वालादत्त जोशी, वही ज्वालादत्त जोशी है जिन्होंने 10 कुमार चरित्र का कुमाऊनी अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, 1907 में स्थापित गढ़वाल भ्रातृ मंडल का इनमें से कौन सा उद्देश्य था, तो जातीय सभाओं की स्थापना के लिए सिद्धांत का विरोध करना। मतलब जैसे बहुत सारे इस समय क्या हो रहा था कि उत्तराखंड में जो है बहुत सारी जातियां जो थी वो अपने अपने क्या कर रहे थे, कोई सभा बना रहे थे, कोई समितियों का गठन कर रहे थे। तो मतलब इनकी स्थापना, जैसे सभाओं की और समितियों की स्थापना हर जाति कर रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि अलग थलग पड़ जाते सब लोग और हम देश को आज़ाद नहीं करवा पाते। तो इसका मतलब विरोध करना था कि हर जाति जो अपना वो मत बनाओ, उससे अच्छा एक संगठन बनाओ और एकजुट होकर काम करो। तो इसलिए जो है ये विरोध किया था, तो ये बिल्कुल सही है। संन्यास प्रथा का विरोध करना, मतलब संन्यास प्रथा का विरोध इस समय क्या हो रहा था कि जैसे जो सन्यासी थे, जो मतलब साधु संत होता है, वो मतलब छोटे छोटे बच्चों को या कम उम्र के, जैसे 12-13 साल के बच्चे थे, उनको मतलब उनका माइंड डाइवर्ट करके या माइंड वॉश करके जो उनको सन्यासी बना देते। तो सन्यासी प्रथा भी चल रही थी उस समय, तो इसका विरोध भी किया था गढ़वाल भ्रातृ मंडल ने। और कन्या तस्करी पर रोक, मतलब जो कन्या है उनको मतलब उनकी बेचने पर, उनकी बिक्री पर भी रोक लगाई थी। तस्करी मतलब बेचना हुआ या मतलब खरीद बेच हुआ, है ना, उस पर भी रोक लगाई थी। तो उपरोक्त सभी क्या है, सही है। तो ये सभी जो है 1907 में स्थापित गढ़वाल भ्रातृ मंडल के क्या थे, उद्देश्य थे। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। अल्मोड़ा में चौमहला महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो क्वेश्चन है अल्मोड़ा में चौमहल महल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण किया था कल्याण चंद्र चतुर्थ ने, कल्याण चंद्र चतुर्थ ने करवाया था। बाकी ये पूछा कि चौमहला महल जो है कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा में, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जाड़ किस जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है, जाड़ किस जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है, तो ये जो है थारू जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है भाई जाड़। ठीक है। 30 सितंबर 1913 को क्षोभ प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, यहाँ पर ऑप्शन दिया है गढ़वाल भ्रातृ मंडल के द्वारा, हैप्पी क्लब के द्वारा, कुमाऊनी यूनियन या गढ़वाल यूनियन। तो गढ़वाल भ्रातृ मंडल द्वारा जो है क्षोभ प्रस्ताव पारित किया गया था। ये इनका जो है क्या था, 30 दिसंबर 1913 को इनका जो है 6वां या फिर आप बोल सकते हो अंतिम अधिवेशन था, अंतिम अधिवेशन था। इसके बाद जो है इसका गढ़वाल यूनियन में क्या हो गया था, विलय हो गया था। अब क्या है कि इसका जो 6वां अधिवेशन था, इसमें जो है ये अधिवेशन 30 सितंबर 1913 को था। उसमें जो है क्या किया था इन्होंने, क्षोभ प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये क्षोभ प्रस्ताव क्या था, क्षोभ का मतलब होता है एक हिसाब से रूठना या नाराज होना या नाराजगी दिखाना, है ना, एक हिसाब से। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे एक तो मतलब दक्षिण अफ्रीका में, है ना,
दक्षिण अफ्रीका में जो हिंदुओं के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा था या प्रताड़ित किया जा रहा था हिंदुओं को, उसके लिए जो इन्होंने क्षोभ प्रस्ताव लाया था। ये पूछता है कि किस लिए जो है गढ़वाल भ्रातृमंडल ने क्षोभ प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि 1907 में जो है क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के विभाजन में गरम दल और नरम दल जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में बंट गया था, यानी कि कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गया था। और उसी कारण यहाँ पे क्या हुआ था, उनका कहना था कि भाई गढ़वाल भ्रातृमंडल का उद्देश्य था कि देश को आज़ाद कराना है, देश में जो है क्या कहते हैं अंग्रेजों से छुटकारा पाना। तो यहाँ पे उनका कहना था कि अगर इस तरीके से जो हमारे बड़े राजनीतिक दल टूट जाएंगे तो हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाएगा, तो ये बहुत गलत हुआ। तो इसका क्षोभ प्रस्ताव जो है इन दो कारणों से उन्होंने क्या किया था, क्षोभ प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कण्व आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको पता होगा जो कण्व आश्रम है ये कहाँ पे है, आपको पता होगा कोटद्वार के पास है। और कहाँ पे पड़ता है, ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार के पास पड़ता है, मालिनी नदी के किनारे। 1920 में क्षत्रिय सभा की 4 समितियां गठित की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, देखो 1920 में क्षत्रिय सभा की 4 समितियां गठित की गई थी। इनमें से कौन से दोनों स्थानों पर नहीं थी? आप लोग पहले तो ध्यान रखना, जो क्षत्रिय सभा है ना, इसका गठन जो है 1919 में हुआ था। ये ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत कर देना। इसका गठन हुआ था 1919 में, लेकिन एक साल के बाद जो है 1920 में जो है इसकी 4 समितियां गठित की गई थी। और जो 4 समितियां गठित की गई थी वो उत्तराखंड में 2 जगह पर, उत्तराखंड में एक तो मतलब आपका चमोली में गठित की गई थी, और एक ये जो है चक्राता में गठित की गई थी। चमोली और चक्राता में गठित की गई थी। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के बाहर देखो तो उत्तराखंड के बाहर अगर हम पंजाब में जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, तो हिमाचल में ये जो है इसका गठन शिमला में किया गया था। और इसके अलावा अगर हम अभी की बात करें तो अभी तो लाहौर पाकिस्तान में, तो लाहौर में भी इसका गठन किया गया था ना। ये मतलब एक हिसाब से उस समय के हिसाब से हिमाचल हो गया, ये आपका जो है पंजाब हो गया, लाहौर जो अभी पाकिस्तान में, ये चक्राता हो गया, और ये चमोली हो गया। तो इन 4 जगह पर जो है क्षत्रिय सभा की जो है 4 समितियों का गठन किया गया था। तो चमोली और लाहौर में भी किया गया था, चक्राता और शिमला में भी किया गया था, लखनऊ और देहरादून में नहीं किया गया था। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा जहाँ पर नहीं किया गया था। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनमें से किसका निधन हुआ था? आपको सबको पता होगा, श्रीदेव सुमन इसका आंसर होगा। तो श्रीदेव सुमन, तो देव सुमन लिखा, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? यहाँ पे थोड़ा सा जो है सही से लिखा, थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो डी पंत। डी पंत ने जो है 1979 में जो है इसकी स्थापना की थी। तो यही संस्था, यही मतलब इसके पहले अध्यक्ष थे डी पंत, है ना। तो ये आपका बी सही आंसर है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो वनों का प्रतिशत है वो किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भेषज विकास संघ का गठन 1949 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रजापति जोशी। प्रजापति जोशी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 71.05%। अगला क्वेश्चन है, मड़ु फोक्योल तो आफी दिख्योल कहावत का हिंदी अर्थ है। मतलब कुल मिला के यहाँ कहने वाला, मड़ु का मतलब है कि जो मुर्दा होता है या मरा हुआ होता है, उस फोक्योल का मतलब होता है उसको जलाना, फूकना या जलाना। तो आफी दिख्योल तो अपने आप दिखता है। तो मतलब जब मरे हुए इंसान को जब जलाया जाता है तो अपने आप ही जो है धुआं उड़ता है, जलता है, तो अपने आप ही दिख जाता है कि मतलब कोई यहाँ पे मरा है। तो इसका जो कहावत है, इसका जो अर्थ होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आग लगना। देखो, मेहनत का परिणाम सबके सामने खुद आ जाता है, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये इसका आंसर होगा, मेहनत का परिणाम सबके सामने खुद आ जाता है ना। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो कुल क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। गुजरात के किस गांव के, अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? याद रखना भाई,
जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है, वो भी गुजरात का पहला है ये, है ना। तो आपको ध्यान रखना कच्छ जिले का गुनेरी गांव, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कच्छ जिले का गुनेरी गांव इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फूड डिलीवरी कंपनी, है ना, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नया नाम बदलकर क्या रखा है? तो आपको ध्यान रखना, जो जोमेटो ने अपना नाम बदला है वो रखा है इटरनल रखा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग, ये ध्यान रखना, डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा हेतु भारतीय बैंकों और गैर वित्तीय संस्थानों के लिए कौन सा डोमेन निर्धारित किया है? मतलब ये है कि डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा, मतलब जैसे अकाउंट कोई खाली कर देता है, कोई फ्रॉड कर देता है, तो इसके लिए बैंक इन और फिल इन दोनों के दोनों ही है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह और उनके स्थान का सही मिलान कीजिए। तो बंदरगाह और उनके स्थान का जो है सही मिलान करना है। पारादीप बंदरगाह भाई आपको पता होगा उड़ीसा में है, कांडला बंदरगाह आपको पता है गुजरात में है, मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, और नावाशेवा बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है ना, आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, ये आपका सी वाला सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित नियम सभी उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालयों को मान्य होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 141 में, अनुच्छेद 141 में जो है ये वर्णित है, तो इसको आपको ध्यान रखना। राज्यपाल का अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद में? देखो राज्यपाल का अध्यादेश की चर्चा, थोड़ा सा एक चीज ट्रिक बता रहा हूँ वहाँ पे, ये वाला जो 123 है ये राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो अनुच्छेद 123 में है, और राज्यपाल का जो अध्यादेश है ना उसमें आपको क्या करना, 2 को पहले लेकर आओ और 1 को 2 के जगह लेकर आओ, अपना आप ही बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा 213। तो 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर जो हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश है वो पोलैंड है। भाई इसमें भी थोड़ा सा देखना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना इसके चार्टर पर वो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वो 1945 में किए थे। 1945 में इसमें हस्ताक्षर करने वाले जो देश थे वो 50 देश थे टोटल, है ना। 1945 में जब स्टार्टिंग में किया था तो 50 देश थे, लेकिन इसी में जो है 51वां देश जो है इसी समय बना था कुछ टाइम बाद, तो वो जो है आपका कौन बना था? 51वां देश जो आपका क्या बना था? पोलैंड। लेकिन इसमें जो आपको ध्यान रखना 50 देशों में जो है भारत भी शामिल था, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे 760 किलोमीटर पश्चिम घाट में स्थित है, पुणे से कोची तक, गोवा से बेंगलोर तक, रोहा से बेंगलोर तक, रोहा से कोची तक। तो आपको ध्यान रखना कि ये रोहा से बेंगलोर तक है, रोहा जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र के रोहा से बेंगलोर तक है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एग्जैक्ट है बिल्कुल। और किन किन राज्यों में है ये? तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले जो है ये महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र के बाद जो है ये गोवा में है, और गोवा के बाद कर्नाटक, इन 3 राज्यों में कर्नाटक है ना, इन 3 राज्यों से होकर जो है ये पश्चिमी घाट में जो आपका ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पे ये समझ लो गोवा है, इससे ऊपर गुजरात है, महाराष्ट्र, तो ये समझ लो यहाँ पे रोहा है, तो यहाँ से लेकर रोहा से मैंगलोर तक जो है ये जाता है ना, या बेंगलुरु तक जाता है, तो इसको कोंकण रेलवे बोलते हैं। यहाँ पे बहुत जबरदस्त खतरनाक रेलवे है। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, इसमें क्या देखना है हमें, कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देखना हमने, सिटी ऑफ फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, है ना, ये जम्मू कश्मीर में, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान केरल में नहीं है, कहाँ पे है? कर्नाटक में भाई, कर्नाटक में है, ठीक है ना, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, तो ये गलत हो गया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो ये भी आपका सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो केवल पहला और तीसरा सही, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 में क्या कह रहा, बाबर ने चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो बाबर ने जो चंदेरी का युद्ध लड़ा था वो मेदिनीय राय के विरुद्ध लड़ा था। तो ये भी ध्यान रखना कि ये मेदिनीय राय जो है चंदेरी के शासक थे, और बाबर और मेदिनीय राय के बीच जो ये चंदेरी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट लिख रहा है 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। तो भाई जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह है, इन्होंने 1928 में इसका गठन किया था, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जगह जो है इन्होंने इसका गठन किया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट शब्द को इसमें जोड़ दिया, बाकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, इसको मतलब एक हिसाब से जिंदा करने के लिए सोशलिस्ट लगा दिया, थोड़ा नाम चेंज कर दिया, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया इसका। ये सही है पहले वाला। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य स्वाधीनता प्राप्त करना और समाजवादी राज्य की स्थापना करना था, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है इसका, तो पहला और दूसरा दोनों सही, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? काकोरी कांड या काकोरी रेल डकैती लखनऊ के पास 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें क्रांतिकारियों का मकसद सरकारी खजाना लूटकर हथियार खरीदना था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अगस्त 2023 को इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। भाई इसका नाम जो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है योगी आदित्यनाथ ने 9 अगस्त 2023 को नहीं किया था, बल्कि 2021 को किया था। ये ध्यान रखना आपका, थोड़ा यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत हो गया, जबकि पहला वाला पॉइंट सही है, क्योंकि काकोरी कांड का जो 9 अगस्त 1925 को ही हुआ था, है ना। इसमें क्रांतिकारियों का मकसद क्या है? सरकारी खजाना को लूटकर जो है हथियार खरीदना था। पहला सही है, दूसरा गलत। काकोरी कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और सहित सभी लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन के सदस्य थे। ये भी सही है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन के सदस्य थे ये सब के सब। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही है इसका भी। तो पहला और तीसरा सही है, तो डी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 इनमें से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय है? कौन से सक्रिय ज्वालामुखी? देखो माउंट कोटोपैक्सी और मोना किया, है ना, ये जो है आपका मोना किया होगा, ऐसे करके लिखा होगा। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि माउंट किलिमंजारो जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो दूसरा और तीसरा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है? देखो भाई जो क्या कहते हैं गल्फ स्ट्रीम है ना, गल्फ स्ट्रीम क्या होती है कि जब ऐसे भूमध्य रेखा से इस तरीके से जाती है ना, तो यहाँ से ये समझ लो कि ये इधर क्या है आपका यूरोप है ना, यूरोप है, इधर भारत है ना, इधर आपका उत्तरी अमेरिका है। तो ये क्या कहता है आपका उत्तरी अमेरिका के यहाँ पे तट से टकराकर इधर जब निकलती है ना, तो इतने तेजी से निकलती है कि यहाँ पे पूरी बर्फ जमी होती है। इस बर्फ को क्या कर देता है, ये गर्म कर देता है और यहाँ के वातावरण को रहने लायक बना देता है। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये गल्फ स्ट्रीम को जो है यूरोप का कंबल इसीलिए कहा जाता है। तो डी इसका सही आंसर है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। कब? 1975 में, सॉरी 1975 नहीं, 1575 में जो है बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने। और क्यों बनाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, है ना। जो गुजरात है उस पर जब अकबर ने विजय हासिल की थी 1572-73 में, है ना, 73 में की थी। उसके बाद उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था 1575 में, और किस उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था अकबर ने। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। आगरा नगर किसने बसाया था? तो आगरा नगर जो बसाया था वो किसने बसाया था भाई? सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब बसाया था? 1904 में जो है किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। कब बसाया था? 1904 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन शासकों का राजकीय चिन्ह धनुष था? तो देखो भाई इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इनका जो है शासकीय चिन्ह, शासकों का जो है राजकीय चिन्ह पूछता है। चोल शासक का पूछता है, पांड्य शासक का पूछता है, चेर शासक का पूछता है। तो आपको जरा ध्यान देना है कि इनका जो शासकीय चिन्ह है वो धनुष, सबसे पहले धनुष पूछ रहा है। तो धनुष जो है किसका था? चेर शासकों का। इनका जो शासकीय चिन्ह था वो क्या था? धनुष था। चेर शासक इसका आंसर हो जाएगा। पांड्य शासक का और चोल शासक का शासकीय चिन्ह भी पूछता है। तो चोल शासक का जो शासकीय चिन्ह था वो बाघ था, और पांड्य शासक का जो शासकीय चिन्ह था वो मछली था। इन तीनों का जो है याद रखना आप लोग, किसी का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनने के लिए संशोधित किया जाना है?
तो नया राज्य बनने के लिए क्या है, तो पहली अनुसूची है ना, जो पहली अनुसूची आपको पता है कि पहली अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यों से संबंधित है। तो राज्यों का जो है सब राज्यों का वर्णन है इसमें। तो अगर कोई नया राज्य बनता तो उसका नाम उसमें क्या है, उस अनुसूची में वर्णित करना पड़ेगा। तो पहली अनुसूची में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 85, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। देखो विवादों का निर्णय तो भाई वास्तविकता के आधार पर दिया था, तो वास्तविक न्यायाधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 86 देखो, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। देखो भाई पहले समझना क्या कहना चाह रहा है, कि वो कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो वहाँ पे चुनाव में तो भाग लेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट तो देगा, लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाया जाएगा यानी कि उसको पद से हटाने की बात चलेगी तो उसमें भाग नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहली बात ये देखना कि जो लोकसभा है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, जो राज्यसभा है उसके निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्य विधानमंडल विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद, ये देखो राज्य विधान परिषद जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। पहली बात तो इसको अलग कर दो, ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ही नहीं ले सकता। लेकिन पूछ ये रहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो पहले तो ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन अगर महाभियोग की बात करें तो महाभियोग में लोकसभा राष्ट्रपति के महाभियोग में यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अपील या फिर कार्यवाही के लिए जो भाग ले सकती है। राज्यसभा भी भाग ले सकती है, लेकिन विधानसभा जो है, राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए भाग नहीं ले सकती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो लेती है लेकिन उसको जो है पद से हटाने के लिए जब अपील की जाती है तो कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति किसकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी, राज्य स्तरीय चुनाव नहीं, पंचायती राज में सुधार नहीं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य है ये क्या कहते हैं, स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के आधार पर जोड़े गए। अभी 11 मौलिक कर्तव्य है और जब जोड़े गए थे तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भाई। तो जब मौलिक कर्तव्य जोड़े तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है इसके लिए सुझाव दिया था और ये भारतीय संविधान के भाग 4A में है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A में है ये, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, बाकी और चीज़ें आप पढ़ सकते हो इसमें थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें, कुछ भी पूछा जा सकता है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों, अच्छा ये तो इसी का पार्ट हो गया। मेरू निशा, तो इसका आंसर क्या था, सी था, ठीक है। मेरू निशा किस नाम से प्रचलित थी, तो जो मेरू निशा ये नूरजहां के नाम से प्रचलित थी। आपको पता होगा कि नूरजहां जो है किसकी बेटी थी, अस्मत बेगम और एतमातुद्दौला। आपने देखा होगा एतमातु, सबसे सुंदर जो मार्बल का मकबरा है आगरा में बना हुआ है, एतमातुद्दौला का मकबरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो नूरजहां ने ही बनवाया था और जो नूरजहां है वो अस्मत बेगम और क्या कहते हैं किसकी, एतमातुद्दौला की बेटी थी। और जो अस्मत बेगम थी ना, अस्मत बेगम और नूरजहां ने ही मिलकर जो है गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आता। गुलाब से इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो नूरजहां और उसकी माँ अस्मत बेगम। ज़्यादातर तो अस्मत बेगम को ही देता, कई बार नूरजहां। इत्र मतलब सेंट जिसको हम बोलते हैं, आजकल परफ्यूम के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुए कार्यों का पता होगा कि जो इल्बर्ट बिल है, पहले सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित था, कि जो प्रेस पर है वो बहुत बड़े कड़े प्रतिबंध थे, है ना। तो ये था। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि भाई स्थानीय स्वशासन, जैसे अब पंचायती राज है आजकल, तो उसको मतलब ये एक हिसाब से स्थानीय स्वशासन है वो भी, तो स्थानीय लोगों के द्वारा शासन करना, है ना। इल्बर्ट बिल क्या था कि जो भारतीय लोग थे, भारत के जो जज बनते थे ना, वो यूरोपीय लोगों की, अंग्रेजों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल जब लाया गया था तो इसके तहत जो है जो भारत के लोग हैं वो यूरोपीय लोगों की भी, भारत के जज यूरोपीय की भी सुनवाई कर सकते थे। बहुत बढ़िया बिल था। और इसी बिल के इसका जो फिर यूरोपीय लोगों ने क्या बहुत जोरदार विरोध किया और इसको क्या कहते हैं लॉर्ड रिपन ने वापस लेना पड़ा। इसके बाद जो हंटर आयोग का जो है ये शिक्षा से संबंधित था। हंटर आयोग किससे संबंधित था, शिक्षा में सुधार से संबंधित था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। लॉर्ड रिपन को जो है भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। भारत का उद्धारक जो है लॉर्ड रिपन को किसने कहा था, फ्लोरेंस, ये भी याद रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है
इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है क्या कहा था, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। तो क्वेश्चन है कबीरदास किसके शिष्य थे? तो जो कबीरदास है भाई, कबीरदास जो है रामानंद के शिष्य थे। लेकिन यहाँ पे वल्लभाचार्य के लिए भी पूछता है कि रामानंद के शिष्य, रामानंद जो है, रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीरदास है, कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। लेकिन वल्लभाचार्य के जो शिष्य है ये भी पूछ लेता है ना, या सूरदास थे या तुलसीदास थे, है ना। तो इसमें से जो है सूरदास को पूछ लेता कई बार। तो जो सूरदास थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो कबीरदास थे वो रामानंद के शिष्य थे। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, है ना। अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखना अकबरनामा जो है फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देहरादून में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो भाई वैसे तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875 में की थी, है ना। लेकिन अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1879 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो हमने यहाँ पे देखना है भाई, ठीक है। तो जो ये था आपका सही सुमेलित नहीं है, तो अध्यक्ष जो कुमाऊं परिषद के लिए बोला, कुमाऊं परिषद के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं? अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी, ये सही है। सभापति कौन थे? नारायण दत्त छिमवाल थे, तो ये भी सही। थोड़ा सा यहाँ पे छपने में गलती हो रही, तो आप देख लेना जिनका पेपर सही है तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, मतलब सी ही गलत होगा इसका, बाकी ये दोनों तो सही है, सभी नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। देखो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में, देखो जो राज्य की विधायिका होती है उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? देखो भाई, एक तो होती है हमारी एक सदनात्मक विधानसभा, एक सदनात्मक विधानसभा, और दूसरी होती है द्विसदनात्मक विधानसभा। मतलब कहीं पे जो है जो एक सदनात्मक विधानसभा होती है वहाँ पे क्या होगा? एक तो होगा आपके पास क्या? विधानसभा, एक होगी विधानसभा, जैसे हमारे उत्तराखंड में विधानसभा है, और एक हो जाएगा यहाँ पे क्या? राज्यपाल। बस यही दो है ना। और अगर द्विसदनात्मक विधानसभा की बात, विधानमंडल की बात करें तो हमारे पास एक तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी विधानसभा और एक हो जाएगी विधान परिषद। लेकिन उनके साथ जो है राज्यपाल भी होगा, है ना। क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो वहाँ पे तो आपके क्या हो जाएगा? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये क्या हो जाएगी? आपके पास 3 हो जाएंगे। और जहाँ पे एक सदनात्मक विधानमंडल है वहाँ पे विधानसभा और राज्यपाल, यहाँ पे ये 2 ही हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये 2, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3। तो अब ऑप्शन क्या दे रहा हो कि विधान परिषद एवं राज्यपाल। तो जहाँ पे विधान परिषद होगी वहाँ पे विधानमंडल, तो विधानसभा तो होगा ही होगा। तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो गया। विधानसभा एवं विधान परिषद, तो विधानसभा और विधान परिषद होगा तो राज्यपाल भी होना ही चाहिए। तो यहाँ पे विधायिका की बात करें तो ये भी गलत हो गया। विधानसभा एवं राज्यपाल, तो देखो भाई विधानसभा और राज्यपाल, जहाँ एक सदनात्मक विधानमंडल होगा वहाँ पे विधानसभा और राज्यपाल होंगे, वहाँ पे विधान परिषद तो होगा नहीं। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ उसका अस्तित्व है, तो ये भी आपका सही है। तो ये वैसे तो इसका आंसर जो है ये दे रखा है 4, लेकिन तीसरा भी सही है क्योंकि वो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि उत्तराखंड में, जैसे उत्तराखंड में तो एक सदनात्मक विधानसभा है तो यहाँ पे विधानसभा और राज्यपाल ही होगा, विधानमंडल एक सदनात्मक है। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो वहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी, तो वहाँ पे 3। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? तीसरा और चौथा इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा, तो सी इसका सही आंसर होगा भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? लोकसभा और राज्य, जब साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, जब साधारण विधेयक पारित किया जाता ना तभी जो है बुलाया जा सकती है संयुक्त बैठक। धन विधेयक में संयुक्त बैठक की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि जो धन विधेयक होता है
उसमें क्या होता है कि केवल 14 दिन का टाइम मिलता है राज्यसभा को, लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा पारित कर देगी, राज्यसभा जो है 14 दिन में पारित करेगी तो ठीक है, नहीं तो वो अपने आप ही क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। तो संयुक्त बैठक की कोई बनती नहीं कोई हो, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, तो केवल पहला सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। कुल मिला के जो लोकसभा की जो सीटें है ना, अनुच्छेद 82 में जो लोकसभा की सॉरी अनुच्छेद 82 में जो लोकसभा की जो सीटें हैं, है ना, वो लोकसभा की सीटें राज्यों के मध्य आवंटन मतलब किस जनगणना के आधार पर रखी गई है। तो आपको पता होगा जैसे अभी क्या चल रहा है कि 10 लाख की जनसंख्या पर लोकसभा का एक सांसद होता है, तो 10 लाख की जनसंख्या पर लोकसभा का एक सांसद होगा। तो जो 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर, इसको ये भी बोल सकते हैं 1971 के परिसीमन, 1971 के परिसीमन के आधार पर जो है अभी लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई है। अब जो 2000 जो आएगी अब नई सीटें 2026 में बढ़ेगी, वो 2001 की जनगणना के आधार पर बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना आप लोग कि अब जो बढ़ेगी वो 2001 की जनगणना के आधार पर बढ़ेगी, और कब बढ़ेगी, 2026 में, क्योंकि अब नया संसद भवन भी बन गया है, तो उसमें अब सीटों बैठने की जगह जो है बहुत है, लेकिन 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सीट होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 97, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो भारत में जो हरित क्रांति है वो गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही थी भाई, है ना, जो पहली हरित क्रांति थी, है ना। और आपको पता होगा कि एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के क्या माने जाते हैं, भारत में जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। और कब लाई गई थी, 1967-68 में जो हरित क्रांति लाई गई थी उसमें गेहूं और चावल को सबसे ज्यादा क्या मिली थी, सफलता मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्न में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है। रबी फसल में देखो चावल, गेहूं, ठीक है, मक्का जो है खरीफ की फसल है भाई, जौ, मक्का, चावल। तो मक्का जो है खरीफ की फसल, तो ये रबी में नहीं आएगा आपके पास। गेहूं, सरसों, चना, ये सही है। तो गेहूं, सरसों और चना जो है सारी के सारी किसकी फसल है, रबी की फसल है, और ये एक साथ जो है समूह में एक ही समय जो है उगाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है। अफ्रीकी देश बोल रहा हूँ, किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है। तो विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, केनिया और युगांडा, इन अफ्रीकी देशों के बीच में स्थित है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन है, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वर्षा अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है। तो यह पर्वतकृत वर्षा की विशेषता भाई। इसमें क्या होता है कि जैसे पवन होती ना, तो पवन क्या होती है, जैसे ढालें होती है पर्वतों की, तो वहाँ पे बर्फ भी होती है, तो वहाँ पे जो पवन होती है, तो जब वहाँ से पवन जो मैदानों की तरफ चलती है, तो वो जो है मतलब मैदानों की तरफ आती है, तो वहाँ पे वायु जो है क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और वर्षा करवा देती है। तो पर्वतकृत जो है वर्षा इसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पवन विमुख, सीधा क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वर्षा अधिक होती है। तो पवनाभिमुख ढालों पर जो है वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो इसको ये किस वर्षा की विशेषता है, तो पर्वतकृत वर्षा की विशेषता, ठीक है। तो अगर आपको जो है क्लास भी पढ़नी है तो स्क्रीन पे जो है हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होगा, तो आप कॉन्टैक्ट कॉल कर सकते हैं। और इसी तरीके से उत्तराखंड जीएस, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, हिंदी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो उत्तराखंड के सिलेबस में आते हैं ना। तो क्या कहते हैं, बाकी जो है अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। तो ये 9वां प्रैक्टिस सेट था, बाकी आपको 10वां प्रैक्टिस सेट, इसके बाद हर सैटरडे को प्रैक्टिस सेट आता है। कई बार जो है कुछ कार्य की वजह से हम नहीं कर पाते, तो 1-2 दिन लेट हो जाते, जैसे ये प्रैक्टिस सेट है, तो ये सैटरडे या संडे को नहीं आ पाया, तो आज आ रहा है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, है ना, कि आएगा तो प्रैक्टिस सेट कंफर्म आएगा, लेकिन मतलब कभी कभी जो 1 आध दिन लेट हो जाता है, लेकिन वैसे सैटरडे या संडे को हमारा ये प्रैक्टिस सेट हर हफ्ते जो है आएगा, ठीक है। तो ये आपका 9वां प्रैक्टिस सेट था। जिन्होंने शुरू के 8 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वो आप देख लेना, बाकी मिलते हैं 2-4 दिन बाद अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।